स्वागत। आज हम एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, मानव के आर्थिक जीवन के विकास की कहानी पर। हाँ, मतलब कैसे गुफाओं में रहने से लेकर आज ये जो आसमान छूती इमारतें हैं, यहाँ तक हमारे कमाने और जीने के ढंग में इतना जमीन आसमान का फर्क आ गया। हमारे पास एक लेख है, आर्थिक जीवन का विकास, 4 स्तर। आज हम इसी के जरिए इस कहानी की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इन बदलावों के मायने क्या थे। वो शिकार करके गुजारा करने वाले इंसान से आज के तकनीकी युग तक का सफर, ये कैसे तय हुआ। देखिए, मानव सभ्यता का जो इतिहास है वो सिर्फ लड़ाइयों या राजा महाराजाओं का नहीं है, हाँ बिल्कुल। बल्कि इस बात का भी है कि हमने अपनी रोजमर्रा की जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब कैसे पूरी की। और ये जरूरतें पूरी करने के तरीके, जैसा कि हमारा स्रोत बताता है, वो मोटे तौर पर 4 बड़े पड़ावों से गुजरे हैं। ठीक है, चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है पहले स्तर से, शिकार और भोजन संग्रह का दौर। हाँ बिल्कुल, शुरुआती दौर। ये वो जमाना था जब इंसान, आप कह सकते हैं, पूरी तरह प्रकृति की गोद में था। जिंदगी का एक ही मकसद था, पेट भरना। बिल्कुल। इसके लिए जानवरों का शिकार करना, नदियों तालाबों से मछलियां पकड़ना, या फिर वो जंगलों में घूम घूम कर फल, जड़ें, कंद मूल इकट्ठा करना, बस यही रोज का काम था। सोचिए जरा, जिंदगी कितनी अनिश्चित रही होगी। मतलब आज खाना मिला तो ठीक, कल मिलेगा या नहीं, कोई भरोसा नहीं। हाँ बिल्कुल। और जहां खाना मिला वहीं डेरा डाल लिया। कल शायद कहीं और जाना पड़े, कोई एक ठिकाना तो था ही नहीं। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के मुताबिक इस दौर की पहचान ही यही थी, अनिश्चितता और अस्थिरता। इंसान पूरी तरह अपने आसपास के माहौल पर निर्भर था, जो मिला उसे खा लिया। भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखने या कोई लंबी चौड़ी योजना बनाने का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता था। आप कह सकते हैं कि जीवन बस आज में जिया जाता था, कल की चिंता किए बिना, क्योंकि चिंता करने का कोई ठोस आधार ही नहीं था। प्रकृति मेहरबान तो पेट भर गया, नहीं तो भूखे सोना पड़ता था। बिल्कुल। यानी लगातार चलते रहना, खाने की तलाश में भटकते रहना, यही जीवन का दस्तूर था। लेकिन इंसान ठहरा खोजी जीव। शायद इसी भटक्कन से ऊब कर या कुछ बेहतर की तलाश में उसने अगला कदम उठाया होगा। हाँ शायद। और यहीं से कहानी दूसरे स्तर पर पहुंचती है, चारागाह या कह लें पशुपालन का दौर। हाँ, ये एक अहम मोड़ था। इस दौर में एक बड़ा बदलाव आया। इंसानों ने जानवरों को सिर्फ शिकार करने की बजाय पालना शुरू कर दिया। जैसे भेड़, बकरी, गाय, घोड़े, ये जानवर अब उनके साथी बन गए। बिल्कुल, एक तरह का एसेट मैनेजमेंट शुरू हुआ। और इन जानवरों का इस्तेमाल भी फिर कई तरह से होने लगा, सिर्फ मांस के लिए नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। दूध, ऊन, चमड़ा, ये सब भी मिलने लगा। हाँ, और जानवर अब बोझ ढोने और सवारी के काम भी आने लगे। इसने यकीनन जीवन को थोड़ा आसान बनाया होगा। हाँ, थोड़ी स्थिरता जरूर आई। अब खाने का इंतजाम सिर्फ रोज रोज शिकार पर निर्भर नहीं था। आपके पास एक तरह से चलता फिरता खाने और जरूरत की चीजों का स्रोत था, आपके जानवरों का झुंड। सही बात। लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है कि ये स्थिरता भी मतलब पूरी नहीं थी। जीवन अभी भी काफी हद तक घुमंतू ही था। अच्छा, क्यों? क्योंकि जानवरों को पालने के लिए चारा और पानी चाहिए, है ना? बिल्कुल। जैसे ही एक जगह ये चीजें कम होती, पूरे कबीले को अपने जानवरों के साथ नई चरागाहों की तलाश में निकलना पड़ता था। तो ठिकाना अब भी बदलता रहता था, भले ही रोज रोज ना सही। समझ गया। तो स्थिरता आई पर परमानेंट नहीं थी। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो स्रोत इशारा करता है कि ये प्रकृति से केवल लेने, यानी जैसे शिकारी दौर में था, की बजाय संसाधनों का प्रबंधन करने की दिशा में इंसान का पहला बड़ा कदम था। इंसान अब जानवरों के झुंड को पाल रहा था, उनकी देखभाल कर रहा था, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, मोबाइल वेल्थ मैनेजमेंट था। मोबाइल वेल्थ मैनेजमेंट, ये बढ़िया कहा। संपत्ति थी पर वो स्थिर नहीं थी, चलती फिरती थी। हाँ। तो ये एक अहम पड़ाव था जहां इंसान ने प्रकृति पर अपनी निर्भरता थोड़ी कम की, उसे थोड़ा नियंत्रित करना सीखा। लेकिन असली ठहराव, असली स्थिरता तो तब आई होगी जब इंसान ने जमीन से रिश्ता जोड़ा। और यहीं से शुरू होता है तीसरा स्तर, कृषि का युग। हाँ, ये तो वाकई एक क्रांति थी। बिल्कुल। इंसान ने बीज बोना, फसल उगाना और बाग बगीचे लगाना सीख लिया। जमीन को जोतकर उससे अपनी जरूरत का अनाज और दूसरी चीजें पैदा करना शुरू कर दिया। और इसके नतीजे सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं थे।
स्रोत बताता है कि इसके सामाजिक परिणाम बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। सोचिए, जब आपने कहीं बीज बोया है तो आप उस जमीन को छोड़ के जा नहीं सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। आपको फसल की देखभाल करनी है, उसे जानवरों से बचाना है, पानी देना है और पकने पर काटना है। हाँ, इसी मजबूरी ने, या कह लें जरूरत ने, स्थायी बस्तियों को जन्म दिया। लोग एक ही जगह पर घर बना के रहने लगे। गांव बसे, फिर कस्बे। सही बात। और यहीं से एक और बड़ा विचार पनपा, निजी संपत्ति का। ये जमीन मेरी है, ये खेत मेरा है। पहले शायद ये सोचना भी मुश्किल था, जब सब कुछ साझा या प्रकृति का था। सही बात, बिल्कुल। और जब खेती से जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, मतलब सरप्लस होने लगा, हाँ। तो एक नई चीज शुरू हुई। मान लीजिए मेरे पास गेहूं ज्यादा है और आपके पास मिट्टी के बर्तन अच्छे हैं। अच्छा। तो हम आपस में अदला बदली कर सकते हैं। इसी को स्रोत वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम कहते हैं। चीज के बदले चीज का लेन देन। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं से समाज का ढांचा एकदम बदल गया। स्थायी घर, निजी जमीन, गांव और चीजों की अदला बदली से शुरुआती व्यापार, ये सब खेती की देन थे। हाँ, इसने इंसान को एक जगह रोककर समाज को जड़ें दे दी। ये सचमुच एक बुनियादी और गहरा बदलाव था। जीवन में वो स्थिरता आई जिसके लिए इंसान शायद हजारों साल से तरस रहा था। रोज खाने की चिंता कम हुई, भोजन की आपूर्ति ज्यादा भरोसेमंद हो गई। लेकिन जैसा आपने कहा, निजी संपत्ति, खासकर जमीन के मालिकाना हक ने समाज को एक बिल्कुल नया आकार दिया। स्रोत इशारा करता है कि इसी स्वामित्व की अवधारणा ने सामाजिक संरचनाओं को जटिल बनाना शुरू किया। अच्छा। शायद यहीं से समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेद ज्यादा गहरा होना शुरू हुआ होगा। किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास नहीं है। शिकारी दौर में शायद ये भेद इतने स्थायी नहीं थे। ये मुमकिन है। और वस्तु विनिमय, भले ही शुरुआत में आसान लगा हो, इसने औपचारिक आर्थिक लेन देन की नींव रखी। आगे चलकर इसी से मुद्रा यानी पैसे का विचार आया होगा और फिर बाजार बने होंगे। ये सब उसी कृषि क्रांति की उपज थे। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। जैसा कि स्रोत बताता है, स्थायी बस्तियों और जमीन के मालिकाना हक ने मिलकर सामाजिक नियमों, रिश्तों और सत्ता के समीकरणों को किस तरह से घड़ा होगा। स्रोत खुद इसका पूरा जवाब नहीं देता, पर यह सोचना लाजमी है कि इस स्थिरता ने समाज को कितना जटिल और शायद कुछ हद तक नियंत्रित भी बना दिया होगा। वाकई ये सोचने वाली बात है। स्थिरता आई, लेकिन साथ में नई सामाजिक जटिलताएं भी। खेती ने इंसान को जमीन से जोड़ा और फिर इंसान ने जमीन के लिए नियम बनाए, शायद झगड़े भी किए होंगे। खैर, इस स्थिरता और जटिलता के बाद इंसान ने एक और छलांग लगाई और हम पहुंचते हैं चौथे और मौजूदा स्तर पर, प्रौद्योगिक यानी टेक्नोलॉजी का युग। हाँ, वो दौर जिसमें हम आज जी रहे हैं। बिल्कुल। इसकी पहचान है विज्ञान का विकास और मशीनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। हाँ। स्रोत बताता है कि इस युग में ऊर्जा के नए और ज्यादा शक्तिशाली स्रोत खोजे गए। कोयला, पेट्रोल, डीजल, बिजली। हाँ, ये वो ताकतें थीं जो जानवरों और इंसानों की शारीरिक शक्ति से कहीं ज्यादा थीं। इन ताकतों से बड़ी बड़ी मशीनें चलने लगीं। और इसका नतीजा, उत्पादन में एक अभूतपूर्व उछाल। बिल्कुल, क्वांटम लीप जिसे कहते हैं। हाथ से, जानवरों की मदद से जितनी चीजें बनती थीं, अब मशीनें उससे कई गुना ज्यादा और तेजी से बनाने लगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगीं, कारखाने खुले, शहरों का तेजी से विकास हुआ। हाँ, औद्योगिकरण। और इसी दौर में दुनिया सही मायनों में एक दूसरे से जुड़ गई। पानी के जहाज, रेलगाड़ियां, फिर हवाई जहाज, इनसे सामान और लोग हजारों मील दूर तक जाने लगे। सही बात है, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसमान छूने लगा। आज हम एक ग्लोबल विलेज की बात करते हैं। उसकी नींव इसी प्रौद्योगिक युग में पड़ी। स्रोत के अनुसार हम आज इसी स्तर पर हैं। बिल्कुल। इस चौथे स्तर की सबसे खास बात, जैसा स्रोत जोर देकर कहता है, वो है गैर जीवित ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करके उत्पादन क्षमता को हजारों गुना बढ़ा लेना। हाँ, कोयला, तेल, गैस, बिजली वगैरह। हाँ, ये पिछले किसी भी दौर में संभव नहीं था। ये सिर्फ एक कदम आगे नहीं था, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। और दूसरी बड़ी बात है दुनिया का आर्थिक रूप से इतना गहरा जुड़ जाना। आज एक देश में बना सामान दूसरे देश में बिकता है। बिल्कुल। एक जगह की आर्थिक उथल-पुथल का असर हजारों मील दूर महसूस होता है। ग्लोबल सप्लाई चेन, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस, ये सब इसी प्रौद्योगिकी युग की देन है। हाँ,
सोचिए आज एक फोन में लगे पार्ट्स दुनिया के कितने अलग अलग कोनों से आते हैं। वही तो। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के नजरिए से देखें तो पिछले तीनों स्तरों को मिलाकर भी उत्पादन क्षमता और दुनिया के जुड़ाव में जितनी बढ़ोतरी हुई थी, उससे कहीं ज्यादा बढ़ोतरी अकेले इस चौथे स्तर में, और वो भी बहुत कम समय में हो गई है। बदलाव की रफ्तार वो भी अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई है। तो हमने देखा कि कैसे इंसान का पेट भरने और जिंदगी चलाने का तरीका 4 बड़े पड़ावों से गुजरा। कहाँ वो जंगलों में भटकता शिकारी, फिर जानवरों को पालता चरवाहा, फिर जमीन से जुड़ा किसान, और आज मशीनों और तकनीक पर सवार इंसान। बिल्कुल, एक पूरी यात्रा। स्रोत का सार यही लगता है कि ये आर्थिक विकास सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं बदला, बल्कि इसने हमारी पूरी सभ्यता को, हमारे समाज को और हमारी सोच को गढ़ा है। हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे हमने जरूरतें पूरी करने के बेहतर तरीके खोजे, वैसे वैसे इंसान होने के मायने भी बदलते गए। तो इस सब का क्या मतलब, इस पूरी यात्रा से हम क्या समझ सकते हैं? मेरे ख्याल से इसका गहरा मतलब ये है कि ये पूरी कहानी इंसान की लगातार कोशिश दिखाती है अपने आसपास के माहौल और ऊर्जा को समझने की और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की। अच्छा। हर नए स्तर पर हमने प्रकृति पर अपनी सीधी निर्भरता को कुछ कम किया है और अपने पर्यावरण को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालने की क्षमता बढ़ाई है। ये तो सही है। सोचिए, शिकारी दौर में हम पूरी तरह प्रकृति के रहमो करम पर थे। पशुपालन में हमने जानवरों पर नियंत्रण पाया, कृषि युग में हमने जमीन और पौधों को वश में किया, और आज के प्रौद्योगिकी युग में हमने ऊर्जा के ऐसे स्रोतों पर काबू पाया है जो पहले अकल्पनीय थे। हर कदम पर हमारी आर्थिक व्यवस्था ज्यादा जटिल, ज्यादा संगठित और ज्यादा उत्पादक होती गई, और उसी के साथ हमारा समाज भी बदलता गया। ये एक लगातार चलने वाला विकास है। कहाँ पहुंच गया? इस सफर को समझने में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। आज हमने देखा कि कैसे स्रोत के मुताबिक मानव आर्थिक जीवन 4 मुख्य पड़ावों से गुजरा: शिकार और संग्रह, फिर पशुपालन, उसके बाद कृषि, और अंत में आज का प्रौद्योगिक युग। हर पड़ाव ने जीवन को नई दिशा दी, समाज को नया रूप दिया। स्रोत हमें ये 4 स्तरों का फ्रेमवर्क देता है जो समझने में बहुत मददगार है। लेकिन जब हम आज के प्रौद्योगिक युग को देखते हैं, जहां बदलाव की रफ्तार इतनी तेज है, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये जो सूचना क्रांति हुई है, तो एक सवाल मन में आता है। क्या सवाल? स्रोत ने 4 स्तर बताए, पर क्या आज हम जिस दौर में हैं, जहां तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है, जहां दुनिया इतनी गहराई से जुड़ी है, क्या ये मुमकिन है कि हम अनजाने में ही किसी 5वें आर्थिक स्तर की दहलीज पर खड़े हों? 5वां स्तर? या शायद उसमें कदम भी रख चुके हों। ये 5वां स्तर कैसा दिखेगा? क्या वो डेटा, जानकारी और डिजिटल जुड़ाव पर आधारित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो स्रोत हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।